ऑल राइट सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं LabVIEW बेसिक्स 2। ठीक है, उसका पहला चैप्टर है दैट इज कॉमन डिज़ाइन टेक्निक। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जैसे कि सिंगल लूप आर्किटेक्चर, पैरेललिज्म, मल्टीपल लूप आर्किटेक्चर्स एंड टाइमिंग अ डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, दिस लेसन डिस्क्राइब टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर दैट इज सिंगल लूप एंड मल्टीपल लूप। ओके, so single loop architecture include the simple VI, a general VI and the state machine pattern। ठीक है, जबकि मल्टीपल लूप आर्किटेक्चर में क्या होगा, इंक्लूडिंग द पैरेलल लूप VI, मास्टर स्लेव एंड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, सो फर्स्ट देख लेते हैं हम सिंगल लूप आर्किटेक्चर। ओके, सो सिंगल लूप आर्किटेक्चर मीन्स जो VI है, जो आपका कोड है, वो एकदम सिंपल है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और मेकिंग क्विक लैब मेजरमेंट, so you do not need a complicated architecture, your program might consist of a single VI that takes a measurement, perform calculation, either display the result or record them to disk। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है कि क्या किया हमने, मेजरमेंट लिया, कुछ कैलकुलेशन करी, डिस्प्ले पे शो किया, ठीक है, या उसको रिकॉर्ड कर लिया, कहीं सेव कर लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे ये जो है आपका सिंपल वे आर्किटेक्चर है। ठीक है, जिसमें क्या है, अभी करंट का टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर लिमिट क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ डिसीजन लेगा और उसके अकॉर्डिंग ये वार्निंग शो करेगा। ठीक है, इसमें क्या देखने वाली चीज़ है, नोटिस दैट द वी आई कंटेन्स नो स्टार्ट और स्टॉप एक्शन फ्रॉम द यूजर। ठीक है, इन दिस वे ऑल ब्लॉक डायग्राम ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू डेटा फ्लो, यू कैन डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब यही है कि यूजर के ऊपर ना डिपेंडेंसी नहीं है कि कब स्टार्ट करना है और कब स्टॉप करना है, रन करते ही, ठीक है, रन करते ही ये चलने लगेगा, मतलब चलेगा और ख़त्म, यूज़र इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसे बोलेगा ना, द यूज़र जस्ट क्लिक द रन बटन, use this architecture for simple application or for the function component with larger application। ठीक है, the simple VI design pattern usually doesn't require a specific start or stop action from the user। वही चीज़ है, तो ये हमारा सिंपल VI डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, इसमें ना लूप है, जस्ट हमने डेटा एक्वायर किया। जैसे फाइनाइट टाइम की मैं बात करूँ, जैसे फाइनाइट डेटा आपको क्या करना, फाइनाइट डेटा एक्वायर किया, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी, स्केलिंग करी, ठीक है, कंडीशंस लगाई, डेटा को ग्राफ पे शो किया, देन फिनिश। या हो सकता है कि आप उसे डेटा लॉग कराएं फाइल में। तो इसमें ये एक सिंपल आर्किटेक्चर है, सिंपल भी आर्किटेक्चर है। आपने फाइनल डेटा एक्वायर करा, मेजरमेंट्स लिए, कैलकुलेशन की, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ ग्राफ सेट करें, देन सेव किया, सिंपल। ठीक है, सिंपल भी आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है कि कुछ नहीं है इसमें, लूप भी यूज़ नहीं हुआ है और यूज़र पर डिपेंडेंसी भी नहीं है कि यूज़र उसको कब कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देन रन बटन क्लिक करते कोड स्टार्ट हुआ एंड फिनिश हो गया, बस। ठीक है, अब आते हैं जनरल वी आई डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, जनरल वी आई डिज़ाइन पैटर्न में तीन चीज़ें होती हैं मोस्टली। अ जनरल वी आई डिज़ाइन पैटर्न हैज़ थ्री मेन फेसेस। ठीक है, ईच फेस में कंटेन अ कोड दैट फॉलो अनदर टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, जो कि हैं तीन फेसेस कौन कौन से, एक है स्टार्टअप, देन मेन एप्लीकेशन, देन शटडाउन। ऑब्वियस, स्टार्टअप में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस फेसेस इनिशलाइज हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को कोई इनिशलाइजेशन करना है, कुछ कन्फिगरेशन रीड करनी है फाइल से, ठीक है, कि पर्टिकुलर ये काम करना है या रेंजेस वगैरह रीड करनी है, वो सारी चीज़ें हमने स्टार्टअप में कर ली। कुछ प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है, कुछ कहीं से पर्टिकुलर लोकेशन उठानी है, पाथ उठाना है, सो वी हैव टू यूज द स्टार्टअप वी आई। ओके, दिस, तो जो कि यहाँ पे आपको आप देख पा रहे होंगे, ये स्टार्टअप वी आई है। Then main application. This phase consists of at least one loop that repeats until the user decides to exit the program.
और द प्रोग्राम टर्मिनेट फॉर द रीजन सच एस इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। मेन मोटिव, मेन मतलब इसका ये है, आपने स्टार्टअप किया, आपने अपने कोड को जो आप चलाना चाह रहे हैं, जो रिपीटेशन करने वाले हैं, उस कोड को वाइल लूप में रखेंगे। ठीक है, वहाँ से आप डेटा एक्वायर करते रहेंगे। कब तक? जब तक आप यूज़र नहीं चाहेगा तब तक, जब तक स्टॉप कंडीशन प्रेस नहीं होगी या कम आएगी नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, हो सकता है आप डेटा एक्विजिशन कर रहे हो सकता है आप कुछ स्टेट मशीन यूज़ करके कुछ डेटा शो कर रहे हो। ठीक है, और भी सारी चीज़ें। ठीक है, देन ये सारी चीज़ हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा? शट डाउन करना होगा। मैंने क्या किया, स्टार्टअप किया, सारी चीज़ें बताई। ठीक है कि इनिशियलाइज में क्या क्या करना है, ये हार्डवेयर है, इसको इनिशियलाइज कर दो। कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे स्टार्टिंग में, रीड कर लो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपना जो एक्विजिशन करना है, जो मल्टी रिपीटिशन में करना है जिस काम को, जिस टास्क को, वो आपने लूप के अंदर किया। ठीक है, यूज़र ने जब चाहा उसको बंद किया। ठीक है, स्टॉप बटन के थ्रू। देन उसके बाद शट डाउन किया। शट डाउन में क्या होगा कि हो सकता है कि जो डेटा कलेक्ट किया उसको राइट करना हो सकता है कि अ, कुछ एरर्स आई हैं उनको हैंडल करना हो, दिस टाइप से। ठीक है, जो इनपुट आउटपुट्स ओपन हुए हैं, रिसोर्सेस ओपन हुए हैं, उसको क्लोज करना हो, ये सारी चीज़ें शट डाउन में हो। तो ये एक था एक जनरल वीआई डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी क्या चीज़ें हैं इसमें? ठीक है, ये एक चीज़ और, द एरर क्लस्टर वायर कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ 3 सेक्शन। ऑब्वियस हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक एरर क्लस्टर कैसे फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है। कि जैसे यहाँ पे क्लस्टर है ना, ये वाला, यहाँ से क्या है, ये हमें शो कर रहा है कि सबसे पहले स्टार्टअप वी आई ही चलेगी, देन ये वाइल लूप चलेगा और वाइल लूप के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, देन शट डाउन वी आई एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, सो ये चीज़ है। ठीक है, द वाइल लूप डजंट एग्जीक्यूट अंटिल द स्टार्टअप वी आई फिनिशेस रनिंग एंड रिटर्न द एरर क्लस्टर। ठीक है, and second thing, the shutdown vi cannot run until the main program in the while loop finishes। है ना, वही चीज़ है कि स्टार्टअप वाइल लूप नहीं चलेगा जब तक कि स्टार्टअप vi फिनिश ना हो जाए। है ना, और जब वाइल लूप फिनिश ना हो जाए तब तक ये शटडाउन नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें। और ठीक है, ओके, एक चीज़ और, most loops require a wait function, especially in the if that loop monitor user input on the front panel. Without the wait function, the loop might run continuously। कंटिन्यूशन मतलब जितनी स्पीड से वो आइट्रेशन कर सकता है उतनी स्पीड से वो आइट्रेशन करेगा। एंड यूज ऑल द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, वेट एम एस फंक्शन क्या करता है। ठीक है, हम कैसे रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, द वेट फंक्शन फोर्सेज द लूप टू रन asynchronously इवन इफ यू स्पेसिफाई 0 मिलीसेकेंड। ठीक है, ठीक है, ओके। If the operation inside the main loop react to user input, you can increase the wait period to level acceptable reaction time of wait of 100 से 200 मिलीसेकंड यूजली। मतलब यही है कि जब हम फाइल लूप कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं तो मोस्टली एक जनरल तरीका है कि हम जो है सिस्टम के रिसोर्स जो पूरी तरीके से यूज़ ना करें, तो हम यहाँ पे 100 मिलीसेकंड या 200 मिलीसेकंड का वेट एम एस यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, 100 मिलीसेकंड से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और इससे हम अपने रिसोर्सेज भी फ्री कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में प्रोसेसर काम कर रहा है वो भी एफिशिएंट तरीके से होते रहे। ठीक है, देन सेकंड, स्टेट मशीन डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, स्टेट मशीन डिज़ाइन पैटर्न हमने लास्ट चैप्टर में देखा हुआ है, बेसिक्स 1 के। ठीक है, यहाँ पे कुछ बता रखा है उसने, जैसे पूरा स्टेट मशीन आर्किटेक्चर है। ठीक है, विद स्टार्टअप स्टेट। तो इसमें क्या हुआ, समझाने की ज़रूरत है क्या इसमें? देखो, एक एनएम, ऑब्वियस में पता है कि स्टेट मशीन की क्या क्या कंपोनेंट है। एक एनएम उसको कंपोनेंट है कि स्ट्रक्चर, वाइल लूप एंड ये शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके,
सो इसमें क्या हो रहा है कि एक बिगिनिंग स्टेट है दैट इज स्टार्टअप, कि जब ये कोड स्टार्ट होगा सो सबसे पहले ये स्टार्टअप के स्ट्रक्चर चलने वाला है, ठीक है। देन स्टार्टअप वीआई है वो एग्जीक्यूट करेगी और उसके बेस पे जो एरर आ रहा है या क्लस्टर जो बाहर आ रहा है उस वो डिसाइड करेगा कि शट डाउन करना है या आइडल में जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ कंडीशन ट्रांजिशन कंडीशन क्या रहेगी स्टेट्स की वो यहाँ पर डिसाइड हो रही है, ओके। देन जो भी कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ शिफ्ट रजिस्टर से वैल्यू घूम के इधर आएगी नेक्स्ट आइटेशन में, एंड वो स्टेट चलने वाली यहाँ पे हो सकता है वो शट डाउन हो सकता है वो आइडल हो, डिपेंड्स अपॉन द यूजर और द स्टार्ट वी आई, ठीक है। ये उसके केसेस हैं, जैसे आइडल में ये क्या करने वाला है, आइडल में अगर किसी यूज़र ने बटन प्रेस किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा, ठीक है। इवेंट वन अगर प्रेस होता है एक एरे बनेगा यहाँ पे, और इस एरे में वो चेक करेगा कि कुछ इवेंट अगर हुआ है कि नहीं, ठीक है। मतलब एक एरे है। स्लो है थोड़ा। हाँ हाँ पूछो। स्क्रीन सॉरी। नेटवर्क स्लो है, वो स्क्रीन दिख नहीं रही है, मतलब हाँ, अब स्क्रॉल स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हो रही थी, वो रुक गया था ना, वो ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। आपकी अभी आवाज भी थोड़ा रुक रुक के आ रही थी। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ये कर्सर दिख रहा है आपको? देख रहा है पर वही कभी रुक रहा है कभी चल रहा है, मतलब स्क्रीन पॉज हो जा रही है ना। एक सेकेंड। सो जैसे ये यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स बता रखे हैं कि एक आइडियल स्टेट होगी, एक इवेंट वन इवेंट टू शट डाउन, चार स्टेट यहाँ पे बना रखी है यूज़र ने। सो यहाँ पे इवेंट वन में जाना है इवेंट टू में जाना है यूज़र डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेक्स एरे से उस इवेंट को निकाल कर हम शिफ्ट रजिस्टर में एंटर कराएंगे, देन उसके अकॉर्डिंग ये सारे इवेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ओके। ठीक है। जैसे इसमें बोला भी हुआ है कि you design the list of possible tasks or state, then map them in each case, okay। For the VI in previous example the possible states are startup, idle, event 1, event 2 and shutdown। आई होप कि आपको पता ही होगा, लास्ट बेसिक्स वन के लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। Obvious disadvantage of the state machine design pattern is that with the approach in the previous example, it is possible to skip state, ठीक है। If two state in the structure are called at the same time, this model handles only one state, of course। एक ही चलेगी, दो चल नहीं सकती, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम पैरेललिज्म में। ये हमने तीन डिज़ाइन टेक्निक यहाँ पे पढ़ी थी ऊपर, ठीक है, जो सिंपल आर्किटेक्चर्स थे। देन मूव करते हैं पैरेललिज्म में। पैरेललिज्म इज अ वे टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, मतलब हमारे पास मल्टीपल टास्क उसको सेम टाइम पे कर रहे हैं, तो एक पैरेललिज्म कहलाता है। जैसे पैरेललिज्म कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल लूप, मतलब एक दो या दो से ज़्यादा लूप का यूज़ करके इसको अचीव किया जा सकता है। टू डिस्कस पैरेललिज्म कंसीडर द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग टू साइन वेव एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एग्जांपल है कि हम दो साइन वेव जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। यू प्लेस वन साइन वेव, एक साइन वेव को एक लूप में रखा है, दूसरे साइन वेव को दूसरे लूप में रखा है। इसमें चैलेंजिंग क्या चीज़ है, चैलेंजिंग इज पासिंग डेटा अमंग मल्टीपल लूप विदाउट क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू पास डेटा यूजिंग अ वायर द लूप आर नो लॉन्गर पैरेलल, मतलब अगर आपने एक लूप से दूसरे लूप में डेटा भेजने का
ट्राई करा वायर के थ्रू, तो फिर वो पैरेलल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने पहले लूप से वायर कनेक्ट करके दूसरे लूप पे कनेक्ट करी है, तो पहले लूप ही जब खत्म होगा पहले वाला, तभी दूसरे वाला एग्जीक्यूट होगा, तो वह पैरेललिज्म खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं पास डेटा करने की बिटवीन द लूप, सो द लूप आर नो लूंगर पैरेलल। ठीक है, इन द मल्टीपल साइन वेव एग्जांपल यू मे वांट टू शेयर अ सिंगल स्टॉप बटन बिटवीन द लूप्स। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है पैरेलल लूप फ्रंट पैनल। नीचे देखते हैं। अच्छा, पहले इनकरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे पैरेलल लूप को रोकती हैं चीज़ें। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इनकरेक्ट मेथड है, आई नो। ठीक है, आप इसमें बताइए कि इनकरेक्ट क्या है, इसको पैरेलल लूप होने से क्या चीज़ रुक रही है? अच्छा, ये तरीका सही है क्या लूप को कंट्रोल करने का? ब्लॉक डायग्राम देखे सर इसका एक बार। सॉरी, ब्लॉक डायग्राम देखे हैं ना इसका ब्लॉक डायग्राम। दिखा। सर इसमें तो एक ही कंट्रोल बटन से दोनों लूप को कंट्रोल किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाएगा इससे लूप। कब हो पाएगा? सिर्फ एक बार, फर्स्ट टाइम पे। अगर ये एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गए दोनों, उसके बाद ये स्टॉप नहीं हो सकते। क्या आपको पता है इसके बारे में? नो सर, तो ऐसे तो पैरेलल ही चलनी चाहिए। पैरेलल चलेंगे, ठीक है, दोनों को सिग्नल जाएगा, चलेंगे। देन चल गए वो, ठीक है, पैरेलल चलेगा लूप, उसमें कोई शक नहीं है, चल गया। ठीक है, लेकिन स्टार्ट एक टाइम पर हुए वो, ठीक है, लूप कंट्रोल गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, चल गए। ठीक है, लेकिन जब ये लूप को स्टॉप करने की बात आएगी, तो कैसे होगा ये लूप स्टॉप? सर इसमें ऐसा क्या है ना कि इसमें जो वो टाइम दिया गया ना, वेटिंग टू टाइम दिया गया वो 300 मिली सेकंड, 250 मिली सेकंड ना। तो अगर हम्म। ये इसका इटरेशन ना, जो फर्स्ट जो लूप दिख रही है हम लोग के लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी कुछ मिली सेकंड पहले ही रिस्पेक्ट टू टू, तो वो पहले स्टॉप हो जाएगी, तो उसके साथ ये पहले ही उसके साथ ये भी स्टॉप हो जाएगी, तो बाकी के ये जो ऑपरेशन है ना फिर ये नहीं हो पाएगा, कुछ इटरेशन बच जाएगा। नहीं, वो ठीक है, देखो, पहली कंडीशन ये कि ठीक है, दोनों लूप एक साथ स्टार्ट होंगे, ये जल्दी चलेगा, ये थोड़ा लेट चलेगा। ठीक है, वो टाइमिंग देख के हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे पीछे रहेंगे। क्या हम इस इन दोनों लूप को बंद कर सकते हैं क्या? अगर एक बार चल गए, एक से ज़्यादा आइटरेशन हो गई, मतलब कहने का ये है कि आपने कंडीशन लूप स्टार्ट होने से पहले दी तो ठीक है, अदरवाइज जब ये लूप चल गए उसके बाद कंडीशन दी, यहाँ पे लूप कंट्रोल किया, तो क्या वो काम करेगा? वो नहीं करेगा काम। ऑफ कोर्स यार, क्योंकि ये बाहर है, लूप कंट्रोल बाहर है, ये बाहर मतलब आपने कंडीशन दे भी दी, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आपने दे दी लूप ट्रू, ठीक है, लूप कंट्रोल ट्रू, तो ये लूप स्टॉप हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये फॉल्स रहा और लूप चलने लग गए दोनों, तो इन लूप को कंट्रोल नहीं कर तो सकते, लूप क्योंकि ये कंट्रोल लास्ट वैल्यू शो देता है। इनसाइड द लूप होनी चाहिए ना सर। यस, ये कंट्रोल इनसाइड द लूप होनी चाहिए, ये लूप कंट्रोल इनसाइड द लूप होनी चाहिए थे। तो तो सर एक ये प्रॉब्लम है, बताओ। अगर इनसाइड द लूप होगी तो किसी एक ही लूप के अंदर आएगी, फिर तो ऐसे भी हाँ हाँ, इनकरेक्ट मेथड ही रहेगा। आते हैं उस पर आते हैं। मेथड टू पे, जो तुम्हारी क्वेरी थी ना, एक के अंदर रहेगा दूसरा कैसे करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसमें फर्स्ट जो लूप है उसके लिए तो इनसाइड द लूप है।
और जो सेकंड लूप है उसके लिए फिर भी वो बाहर से आउटसाइड द लूप उसको एज अ स्टॉप जो लूप कंट्रोल मिल रहा है। फर्स्ट के लिए तो इनसाइड मिल रहा है, सेकंड के लिए आउटसाइड मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली फ्री रन करते रहेगा। मतलब कौन सा लूप फ्रीली रन करता रहेगा, लूप टू या लूप सेकंड और वन? जो लूप टू, क्योंकि उसके लिए तो फिर भी लूप कंट्रोल बाहर से ही मिल रहा है ना, आउटसाइड द हाँ, लूप। और ये पैरेलल भी नहीं है। मतलब पैरेलल भी नहीं। मतलब कहने का ये है कि जब तक लूप वन खत्म नहीं होगा, अच्छा पहले कौन सा चलेगा और कौन सा लास्ट में चलेगा, कैसे क्या एग्जीक्यूशन होगी वो मुझे एक बार बताइए। देखिए लूप वन पहले चलेगा। लूप वन जब वो पहले पहले चलेगा। चले, जब वो पूरा लूप उसका अच्छा अच्छा, लूप एंड हो लूप जाए, लूप टू क्यों नहीं चलेगा पहले? क्योंकि सर उसको लूप कंट्रोल जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो जैसे ट्रू या फॉल्स जब तक मिलेगा नहीं तो स्टार्ट होगा नहीं। और लूप कंट्रोल से ट्रू फॉल्स मिलेगा, वो तब मिलेगा जब फर्स्ट लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने लास्ट टाइम पे, तो ट्रिगर यस, जैसे होती है ना, तो उसके बाद से इसको मिलेगा, मतलब पहला एग्जैक्ट कंप्लीट होगा तब सेकंड स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे मूव टू द लूप कंट्रोल टर्मिनल इनसाइड लूप वन सो दैट इट लूप वन, ठीक है। Although loop 1 is terminates properly, loop 2 doesn't execute until it receive all its data inputs, ठीक है। ये लूप तब तक वेट करता रहेगा जब तक कि यहाँ से डेटा पास नहीं हो जाता, और ये डेटा पास तब होगा जब ये लूप टर्मिनेट होगा, उसके बाद ही लूप टू चलने वाला है, ठीक है। ठीक है, और ये एक बार चल गया, मतलब एक बार ये ट्रू चला, ठीक है, एक बार लूप वन को मैंने चलाया, ठीक है, लूप वन चल गया, देन लूप वन स्टॉप हुआ तो लूप टू कितनी बार चलेगा? फिर वो लूप तो फिर इनफाइनाइट वो चलते ही जाएगा, फिर क्योंकि कंट्रोल मिल ही नहीं रहा ना फिर स्टॉप करने के लिए। नहीं, इनफाइनाइट क्यों चलेगा? अच्छा लूप वन स्टॉप क्यों हुआ है? आप देखो, आपने भी कहा था कि लूप वन जब खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तब लूप टू चलेगा, ये कहा था, ठीक है। जब ये टर्मिनेट हो गया तो इसे टर्मिनेट करा किसने, बंद किया किसने इस लूप को? लूप कंट्रोल ना। इसने किया। ओके, सो यहाँ से वैल्यू ट्रू आई होगी, तो ये लूप बंद हो गया, तो यहाँ से वैल्यू भी तो ट्रू गई होगी, यस। तो ये लूप इनफाइनाइट क्यों चलेगा, ये भी बंद हो जाएगा, है कि नहीं? सर फिर वो स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, एक बार तो चलता ही है, वन टाइम चलेगा ये। वन टाइम तो चलेगा ही, दैट इज फिक्स। हमारे ये जो लूप है, डू वाइल लूप की तरह है, जो होते हैं लैब में, इसमें लिखा है ना। ये सर तो वन टाइम चलने के बाद वो फिर क्लोज हो जाएगा। वन टाइम तो नेसेसरी चलेगा ही चलेगा, वो तो कंफर्म है क्योंकि वाइल लूप है। हम्म, और फिर उसके बाद से उसको ट्रू वैल्यू सेकंड लूप को मिल रहा है तो फिर वो स्टॉप हो जाएगी। हाँ। ठीक, तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? सर इसको मतलब एक नेस्टेड लूप बना करके कर सकते हैं। नहीं, करना तो अलग अलग है, नेस्टेड बनाएंगे तो फिर वो पैरेलल नहीं रहेगा ना, फिर तो डिपेंडेंसी हो जाएगी कि पहले एक्सटर्नल लूप चलेगा देन इंटरनल। कुछ ऐसा किया जाए कि जो ये लूप कंट्रोल यहाँ पे कंडीशन दे रहा है वही वैल्यू यहाँ पास हो जाए विदाउट वायर, सो इसको किया जा सकता है। उसी के लिए हम आगे पढ़ेंगे वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। और जो कम्युनिकेटिंग अमंग मल्टीपल लूप, ये लेसन टू में हम पढ़ेंगे, लेसन टू कम्युनिकेटिंग अमंग मल्टीपल लूप फॉर इंफॉर्मेशन और मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, देन
यू हैव टू डू इस वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज 1_1 आपको करनी होगी, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। देन मूव करते हैं मल्टीपल लूप आर्किटेक्चर, ठीक है। सो मल्टीपल लूप आर्किटेक्चर क्या है, दोबारा बोलिए। इसमें 2 लूप से ज़्यादा लूप मतलब क्रिएट किए किए जाएँगे और हाँ, अपना प्रोग्राम रन करेंगे। यस, मल्टीपल लूप आर्किटेक्चर जिसमें मल्टीपल लूप रहेंगे, वो ठीक है। मल्टीपल लूप आर्किटेक्चर की नीड क्यों है, ठीक है। इसकी नीड हमें इसलिए है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, पैरेलली काम करना चाह रहे हैं। सपोज हम करना क्या चाह रहे हैं कि सपोज आप कहीं डेटा एक्विजिशन कर रहे हैं, डेटा एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन आपको उसके बाद क्या करना है, उस पर स्केलिंग करनी है कुछ, ठीक है, कोई कोएफिशिएंट फैक्टर लगाना है, कुछ एडिशन करना है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सो आप क्या करेंगे, प्रोसेस वन कोड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसेस वन कोड हेयर। सो आप क्या करोगे, प्रोसेस वन को लूप वन में एग्जीक्यूट करोगे, और जो डेटा आ रहा है उसका आउटपुट का, उसको आप लूप टू यानी कि प्रोसेस टू में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मतलब डेटा आया, नीचे नीचे स्केलिंग हो रही है, ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में रहेंगी। नहीं, अगर हम इसको एक कोड में करेंगे देन क्या होगा, पहले एक्विजिशन देन वो, और जो रेट रहेगा वो भी कम हो जाएगा लूप का, लूप भी स्लो चलेगा, है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सम एप्लीकेशन रिक्वायर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू एंड रन सेवरल टास्क concurrently. One way of designing the main section of the application is to assign a different loop to each task. For example, you might have one different loop for each button on the front panel and for every other kind task, ठीक है, such as menu selection, input output triggering, ये सारी चीज़ें। पैरेलल लूप आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। पैरेलल लूप डिज़ाइन पैटर्न कि हमने स्टार्टअप किया, कॉन्फ़िगरेशन जो करना था, इनिशियलाइजेशन जो करना था, वो स्टार्टअप वी में हमने कर लिया, ठीक है। एक कोड हमारा इसमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जो प्रोसेस वन जिसे हम बोल रहे हैं, एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस टू जो कि हम दूसरे लूप में एग्जीक्यूट करेंगे। दोनों लूप स्टार्टिंग में एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, स्टॉप भी एक साथ ही होंगे, एंड देन एरर हैंडलिंग करने के बाद शट डाउन कर देंगे, ठीक है। इसमें जो स्टॉप बटन आपको दिख रहा है, ये सेम स्टॉप बटन है, ये इसकी कॉपी है, मतलब जो डेटा इसमें होगा वही डेटा यहाँ पे पास हो रहा होगा, दैट इज लोकल वेरिएबल। इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे आएगा टॉपिक, सो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूज़ करने से पहले कि उसका काम क्या है? जैसे हम लोकल दोनों वेरी यूज़ किए हाँ, लोकल वेरिएबल को यूज़ करने से पहले डिफाइन, मतलब ऐसा करते हैं, कंट्रोल्स पे क्लिक करके उसको लोकल वेरिएबल जस्ट बना लेते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं होती, बस जिस टाइप का कंट्रोल है उसी टाइप का वो लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। सो ये पैरेलल लूप डिज़ाइन पैटर्न है। जैसे और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो यूज़र कंट्रोलिंग है हम यहाँ कराएं प्रोसेस वन में, कि यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन जो करना है, जो यूज़र इनपुट देने वाला है, ठीक है, बाहर से कि ये चीज़ करनी है, ये कंट्रोल करना है, या कुछ रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो प्रोसेस वन में करवा सकते हैं, और उसके बेस पे जो एक्विजिशन हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, वो प्रोसेस टू में कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम पैरेलल लूप डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। इसे देखा, इसमें लिखा हुआ है ना, द स्टॉप बटन्स फॉर द सेकंड लूप एंड वन इज अ लोकल वेरिएबल, यू कैन नॉट यूज वायर्स टू पास बिटवीन लूप्स, बिकॉज पता है वायर के थ्रू करेंगे तो पैरेलल नहीं रह जाएगा, उसकी डिपेंडेंसी रह जाएगी कि पहले फर्स्ट लूप खत्म हो देन सेकंड लूप में डेटा जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं कि बिकॉज डूइंग टू सो प्रिवेंट द लूप फ्रॉम रनिंग इन पैरेलल, इंस्टेड यू मस्ट यूज अ मैसेजिंग टेक्निक फॉर पासिंग इन्फॉर्मेशन
अमंग प्रोसेसेस, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट यूजिंग लोकल वेरिएबल, नोटिफायर, ये चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। जो डेटा वन लूप से दूसरे लूप में भेजने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे लोकल वेरिएबल है, नोटिफायर्स है और क्यूज है, ठीक है। टू सेंड अ मैसेज बिटवीन पैरेलल लूप, ठीक है। ये हम लेसन 2 में पढ़ेंगे, कम्युनिकेटिंग अमंग मल्टीपल लूप्स, तो उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। इसमें एक मास्टर स्लेव डिज़ाइन टेक्निक है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमने डेटा एक्विजिशन यहाँ पे किया, कलेक्ट डेटा यहाँ पे किया, ठीक है। देन सेंड किया उस डेटा को यहाँ पे, मतलब कलेक्ट यहाँ पे किया और उस पर प्रोसेस जो करना है डेटा को यहाँ पे किया। यहाँ से एक डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पे सेंड किया, सेंड करने का वो डेटा हमें यहाँ रिसीव हो रहा है और यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मास्टर है, ठीक है। जो जो भी डेटा है उसका कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है और स्लेव साइड पे उस डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। सर ये मास्टर स्लेब तो लीन में होती है ना? मास्टर स्लेव एक टेक्निक्स है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। मास्टर स्लेव से कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी लास्ट डिस्कस किया था कि ऐसा मास्टर, ठीक है, जो मल्टीपल्स को कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है, मल्टीपल्स को डेटा सेंड कर रहा हो, तो तब एक देने वाला, एक मेन बंदा, एक मेन कंट्रोलर, वो हमारा मास्टर है। और बाकी जो डेटा रिसीव कर रहे हैं या उसके बिहाफ पे कुछ एक्शन ले रहे हैं, वो सब उस स्लेव्स हैं। ऐसे ही तो होता है ना कि मास्टर कंट्रोल कर रहा है स्लेव को, या जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे रहा है मास्टर। मास्टर स्लेव जस्ट एक टेक्निक है, ऐसा नहीं कि आपने लिन में पढ़ा तो लिन में होगा या डेटा एक्विजिशन में पढ़ा तो वही होगा। एक टेक्निक, एक पैटर्न है, जस्ट डिजाइन पैटर्न है। इधर कमांड के जैसे आप बोला ना, कॉलिंग डाटा फिर सेंडिंग और दोबारा, रिसीव सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, दोबारा बोलिए। ये बोला ना सर, इस टेक्निक से मास्टर स्लेव डिजाइन पैटर्न टेक्निक से हम लोग डाटा तो सेंड दूसरे लूप में कर ही सकते हैं। बिल्कुल, ये लिखा है ना इसमें, देखिए, यहाँ डेटा वही कलेक्ट किया, ठीक है, वो डेटा यहाँ पे कुछ प्रोसेस करने के बाद कुछ डेटा सेंड किया यहाँ पे, और उसी डेटा को यहाँ पे इसने रिसीव कर लिया। वो क्या टेक्निक्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि एक लूप से दूसरे लूप में डेटा कैसे भेजा जा सकता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। वो अभी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में या अपकमिंग चैप्टर्स में हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे पैरेलली डेटा शेयर कर सकते हैं। वो एक टेक्निक्स है, ठीक है, उसको देखेंगे। एक जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू बिल्ड अ वीआई दैट मेजर, मतलब वीआई दैट मेजर एंड log a slowly changing voltage once every 5 सेकेंड, ठीक है। तो वीआई क्या करे, वीआई एक्वायर अ वेवफॉर्म फ्रॉम अ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्प्ले इट ऑन ग्राफ एवरी सो मिली सेकेंड, मतलब डेटा लेना है और उसको ग्राफ पे शो करना है हर 100 मिली सेकेंड में। सो कैसे कर सकते हैं, the VI also provide a user interface that allow the user to change the parameter for each acquisition, और ये भी देना है कि यूज़र उसको क्या कर सके, पैरामीटर को चेंज कर सके रन टाइम पे, ईच एक्विजिशन पे, ठीक है। सो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, द मास्टर स्लेव डिज़ाइन पैटर्न इज वेल suited फॉर दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन और एप्लीकेशन, तो यहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि वोल्टेज एक्विजिशन जो होगी एक सिंगल लूप में होगी, ठीक है। वाइल द ग्राफिंग अकर इन अनदर लूप, मतलब क्या करेंगे, एक मास्टर लूप होगा जहाँ पे कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पैरामीटर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। एक्विजिशन जो हो रही है वो एक लूप में हो रही है, ठीक है, और उस डेटा को शो करना वो एक तीसरे लूप में हो रहा है, ठीक है। ये दोनों जो स्लेव हैं ये कंट्रोलिंग किए जा रहे हैं वाया मास्टर लूप, ठीक है। इस पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं। देन करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न, ये भी सिमिलर ही है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन मास्टर स्लेव डिज़ाइन पैटर्न पे ये काम करता है, ठीक है। बट इसमें डेटा शेयरिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है, ठीक है, कि द प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न इज बेस्ड ऑन मास्टर स्लेव डिज़ाइन पैटर्न एंड इनहेंस डेटा शेयरिंग अमंग मल्टीपल लूप्स रनिंग एट डिफरेंट रेट्स। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है
कि दो लूप है, दोनों अलग अलग रेट पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा तेज कोई फास्ट चल रहा है। तो हमें जो डेटा शेयरिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करें, ठीक है। ये मास्टर स्लेव डिज़ाइन पैटर्न पे ही बेस्ड है, लगभग उसी के जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन पैटर्न सेपरेट्स टास्क दैट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम डेटा इन डिफरेंट रेट। The parallel loop with the producer consumer design pattern are separated into two categories, ठीक है, those that produce the data and those that consume data, ठीक है। एक जो होगा जो प्रोड्यूस करेगा डेटा, मीन्स डेटा एक्विजिशन जहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं वहाँ पे हमने प्रोड्यूस करा डेटा, एंड एक होगा जो कंज्यूम करेगा, मतलब हो सकता है कि आप वहाँ से डेटा लेके किसी ग्राफ पे दिखा रहे हो सकता है वहाँ पे स्केलिंग करके आप डेटा फाइल में सेव कर रहे हो, तो वहाँ से जैसे एक लूप प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा लूप उसको कंज्यूम कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सो डेटा क्यूज जो होती हैं वो कम्युनिकेट हम यूज़ करेंगे, कम्युनिकेट डेटा अमंग द लूप, ठीक है। द डेटा क्यू ऑल्सो बफर डेटा अमंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर लूप, ठीक है। कैसे शेयर कर सकते हैं वो डेटा, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वन लूप से अनदर लूप। सो उसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्यूज है, नोटिफायर है, और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो ये आपको पता ही है, बफर इज अ मेमोरी डिवाइस दैट स्टोर टेम्परेरी डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस और इन दिस केस मल्टीपल लूप। देखो इसने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिजाइन पैटर्न। use the producer consumer design pattern when you must acquire multiple sets of data that must be processed in order. Suppose you want to build a VI to accept data while processing the data sets in order they were received. इस तरह का वो डिज़ाइन पैटर्न होता है आपका, कि इस यहाँ पे क्या किया है, डेटा एक्वायर किया है या जो प्रोड्यूस करा है, ठीक है। दिस लूप इज द प्रोड्यूसर लूप, यहाँ पे आप प्रोड्यूस करोगे डेटा को और यहाँ पे आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। दिस लूप इज अ कंज्यूमर लूप। और एक चीज़ भी है कि कंट्रोलिंग भी इसी से हो रही है, यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर लूप चाहेगा तो वो रोकेगा डेटा को, ठीक है, स्टॉपिंग करने, कंडीशनिंग लगाने, वो सब प्रोड्यूसर लूप कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द फर्स्ट प्रोसेस कंसिस्टेंटली पोल्स द नेटवर्क लाइन एंड रिट्रीव पैकेट, ठीक है। द सेकंड प्रोसेस एनालाइज द पैकेट्स रिट्रीव बाय द फर्स्ट प्रोसेस, मतलब एनालिसिस जो करना है वो सेकंड लूप ने किया, मतलब पहले लूप ने क्या किया, डेटा एक्वायर किया, प्रोड्यूस किया, देन सेकंड लूप ने उसको कंज्यूम करके कुछ ऑपरेशन या कुछ सेव किया या दिखाया, जो भी किया। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करके हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स और भी हैं इसमें, काफ़ी काफ़ी एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, जैसे इसमें है कि द फर्स्ट प्रोसेस एक्ट एज अ प्रोड्यूसर बिकॉज इट सप्लाइज डेटा इन सेकंड प्रोसेस, ठीक है। द प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिज़ाइन पैटर्न इज इफेक्टिव architecture for this way. The parallel producer and consumer loop handle the retrieval and analysis of data of the network. एंड द क्यूड, क्यूड जो है, क्यूड जो मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा ट्रांसफ़र करने का वन लूप से अनदर लूप, एंड द क्यूड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू लूप्स अलाउ द बफरिंग ऑफ द नेटवर्क पैकेट्स रिट्रीव, ठीक है। जब प्रोड्यूसर लूप ने डेटा सेंड करना स्टार्ट करा, ठीक है, सो क्या होता है कि हम क्यूब में बफर बना के रखते हैं और वहाँ वहाँ उसके थ्रू, बफर के थ्रू हम डेटा कंज्यूमर लूप में भेजते हैं। बफरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बफरिंग कैन बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन नेटवर्क कम्युनिकेशन इज वीक, मतलब हो सकता है कि आपका प्रोड्यूसर ग्रुप
स्लो हो या फास्ट हो और आपका कंज्यूमर लूप स्लो हो, तो क्या होगा कि आपको कुछ डेटा बीच में मतलब बफर करके रखना होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जैक्ट यहाँ से प्रोड्यूस किया यहाँ से तुरंत नीचे कंज्यूम कर लिया, तो हमें कुछ डेटा बफर में रखना होता है। ठीक है, वो हम कैसे मैनेज करते हैं वो हमको देखना होता है। ठीक है, देन टाइमिंग और डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, सो टाइमिंग और डिज़ाइन पैटर्न हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइमिंग एंड सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग, दोनों के अलग मायने हैं, इसको देखते हैं। Execution timing uses timing function to give the processor time to complete other task। ठीक है, जैसे हमने वो देखा था wait ms and wait until next multiply, दो हमने ही देखे थे ना एग्जीक्यूशन टाइमिंग वी आई, जो क्या करता है फ्री करता है गिव द प्रोसेसर टाइम टू कंप्लीट अदर टास्क। ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग क्या करती है, हम अपने लिए यूज़ करते हैं कि हमें कुछ एक्विजिशन इतने टाइम के बाद करनी है, 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद, तो सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग आ जाती है उसमें, सॉफ्टवेयर टाइम कंट्रोल टाइम। ठीक है, जैसे इसमें भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अ, अच्छा पॉलिंग ये देख लेते हैं। पॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट फ्रॉम डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। In LabVIEW, this generally means that the block diagram continuously asks if there is data available, usually from the user interface. पोलिंग मतलब ये कि कोई एक पीस ऑफ कोड है जो कि पोल कर रहा है कि मेरे को डेटा दो। ठीक है, एक सिग्नल सेंड कर रहा है कि मेरे पास अब डेटा खत्म हो, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर को बताता है कि मेरे पास अब जो डेटा आपने मेरे को भेजा था उस पर काम कर चुका हूँ, तो और डेटा मेरे को भेजो। ठीक है, कंज्यूमर उसको बताता है। सो एक एग्जांपल यहाँ पे लेके समझते हैं कि इसमें टाइमिंग का क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइमिंग का। फॉर एग्जांपल द मास्टर स्लेव डिजाइन पैटर्न, मास्टर स्लेव डिजाइन पैटर्न यूज कर रहा है लूप के स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, द मास्टर एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली एंड पोल्स फॉर एन इवेंट ऑफ सम टाइप सच एज द यूजर पैसिंग स्विच, मतलब एक पोल जनरेट हो। ठीक है, जो बताएगा कि कब डेटा वो करना है, एग्जीक्यूट कि कब डेटा जनरेट करना है। ठीक है, या है ना। सो व्हेन द इवेंट अकर द मास्टर सेंड अ मैसेज टू द स्लेव, मतलब हम बोलते हैं ना ट्रिगरिंग, जैसे बोलते हैं ट्रिगरिंग क्या है कि इवेंट है। ठीक है, जो यूज़र बाहर से देगा कि जब ट्रिगर हो तो जो मेरा मास्टर है वो डेटा सेंड करना स्टार्ट करे स्लेव को, इस तरीके से। सो व्हेन द इवेंट अगर द मास्टर send a message to the slave, so you need to time the master so doesn't not take over the execution of the processor। मतलब ये है कि उसको ऐसा ना हो कि वाइल लूप को पूरा इन्फाइनाइटली रन कर दिया है। ठीक है, फ्रीली रन हो रखा है। आपको पता है कि हाँ ट्रिगर जो आने वाला है यूज़र इंटरफेस जो कर सकता है वो 100 मिली सेकेंड 200 मिली सेकेंड कर सकता है, तो टिपिकली हम इसमें इस केस में वेट एम एस फंक्शन का यूज़ करते हैं। वेट एम एस फंक्शन या ठीक है, या वेट अंटिल नेक्स्ट मल्टीपल एम एस मल्टीपल हो गए, इस फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वेट अंटिल नेक्स्ट मल्टीपल फंक्शन का यूज़ करते हैं इस डिज़ाइन पैटर्न में, दैट कंटिन्यूली एग्जीक्यूट्स एंड नीड टू बी रेगुलेटेड। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ टाइमिंग फंक्शन इन कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर, LabVIEW uses all the processor time and background processor may not run। मतलब हो सकता है कि ऐसा आपके जो बैकग्राउंड में प्रोसेसर हो रही है वो इफेक्ट करें। सो इसके लिए हम वेट एम एस फंक्शंस यूज़ करेंगे कि जो प्रोसेसर है वो फ्री रहे। ठीक है, हाँ। सो कहते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि ऑलवेज यूज अ टाइमिंग फंक्शन सच एज वेट एम एस फंक्शन और द वेट अंटिल नेक्स्ट मल्टीपल फंक्शन डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट क्या। ठीक है, डिजाइन करने। सो हम ये भी देख चुके हैं कि LabVIEW यूजेस ऑल द प्रोसेसर टाइम। ठीक है, अगर हम यूज़ नहीं करते हैं इसको वेट एम एस, एंड बैकग्राउंड इम्पैक्ट हो सकता है इससे। ठीक है, प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकती है। जैसे इसमें इसने
125 मिली सेकेंड का लगाया हुआ है। और भी चीज़ें कि नोटिस दैट द स्लेव डज नॉट कंटेन एनी फॉर्म ऑफ टाइमिंग। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइज है ये दोनों। सिंक्रोनाइज कैसे? यहाँ पे नोटिफायर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ से जब तक डेटा पास नहीं होगा तब तक कि द लूप इज ए स्लेव, इट वेट टू रिसीव नोटिफिकेशन टू एक्ट फ्रॉम द मास्टर लूप, है ना? जब तक यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। द यूज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन सच एज क्यू, नोटिफायर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे यहाँ पे नोटिफायर यूज किया हुआ है। क्यू हो गया, नोटिफायर हो गया, मैसेज पास करने के लिए। ठीक है। द स्लेव लूप वेट फॉर द नोटिफायर फंक्शन टू रिसीव अ मैसेज। ये जो है, आफ्टर द नोटिफायर रिसीव अ मैसेज द स्लेव एग्जीक्यूट द मैसेज, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा उस मैसेज को। तो सारी चीज़ें। मास्टर स्लेव डिजाइन पैटर्न टेक्निक प्रोड्यूस प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कंज्यूमर। एंड और कंज्यूमर जो टेक्निक है, इस दोनों मेजर डिफरेंस क्या है? लगभग दोनों सेम ही चीज करती है। हाँ, लगभग दोनों सेम ही चीज़ें करते हैं, पर मेन डिफरेंस क्या? यहाँ पे हम ये हो बस सकता है। देखिए सर, मुझे समझ में एक आ रहा है ना कि इसमें मेजर डिफरेंस सिर्फ ये है कि मास्टर स्लेव टेक्निक में बफर का यूज नहीं है, इसमें बफर का यूज हो रहा है। तो बफर वेट का, नहीं, बफर का यूज तो दोनों में होगा। उसमें बफर का तो नहीं आया था क्योंकि वो जैसे कंटिन्यूसली सेंड करेगा और उसको रीड करेगा स्लेव। इसमें क्या है कि अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर एक टाइमिंग दे करके थोड़ी देर के लिए ओवर जब डाटा होती है तो फिर प्रोड्यूसर होल्ड करके बफर के पास रहे, बफर मेमोरी में रहती है। उसके बाद से कुछ समय के बाद, मिली सेकेंड में के बाद जब वो उसको रीड करती है, कंज्यूमर उसको अपने पास रख लेती है, फिर सेकेंड पैकेट्स में देती है। ठीक है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा, तो जो इसमें मेजर डिफरेंस है ना मास्टर और प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, ये जो दो लूप है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंटली से मतलब क्या है कि इनको कंट्रोलिंग कम के बराबर है, मतलब डेटा प्रोड्यूस करना एंड एक्वायर करना। ठीक है, ये चीज़ तुमने सही करी कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर में मोस्टली हम क्यूज का यूज़ करते हैं। क्यूज मतलब उसमें डेटा, मेन मोटिव प्रोड्यूसर कंज्यूमर का ये होता है कि एक साइड से डेटा प्रोड्यूस करके दूसरे साइड पे कंज्यूम करके उस पर कुछ एक्शन किया जाए। जबकि मास्टर स्लेव क्या करते हैं, मास्टर और स्लेव, ये मास्टर जो है स्लेव वाले लूप को कंट्रोल करके रखता है, जबकि कंट्रोलिंग पार्ट उसमें नहीं होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर में। और दूसरा ये कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर में हम क्यूज का यूज़ करते हैं। ठीक है। और प्रोड्यूस और इसका यूज़ करते हैं क्यूज वगैरह का, बफरिंग वगैरह का, जबकि मास्टर स्लेव में हम जो यूज़ करते हैं वो उसका यूज़ करते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट जैसे लोकल वेरिएबल्स, नोटिफायर, ओनली फॉर जस्ट गिविंग अ सिग्नल, अ ट्रिगरिंग टाइप। ठीक है। ये दो मेजर डिफरेंस है। ठीक है। हेलो। समझ में आ गया ना? प्रोड्यूसर को मुझे सही है तुम्हारा क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, देखो दोनों में ही डेटा शेयरिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि मास्टर जो है ना स्लेव को कंट्रोल कर सकता है, उसके जो रेट है, मतलब एग्जीक्यूशन का टाइमिंग है, उसको कंट्रोल कर सकता है। मास्टर स्लेव से समझ में आ रहा है कि ये मास्टर है, ये स्लेव है, तो ये इसको कंट्रोल कर रहा होगा स्लेव को, और स्लेव को कंट्रोल कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी एग्जीक्यूशन भी कंट्रोल हो रही हो, रेट कंट्रोल हो रहा हो एग्जीक्यूशन का। जबकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर में मेन खेल जो होता है उसकी डेटा शेयरिंग का होता है, कि वहाँ से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस हुआ है और वहाँ पे कंज्यूम हुआ। दोनों में है ही, दोनों में दो लूप है। ठीक है, मल्टीपल लूप है। ठीक है। सो हाँ, तो हम इस पे थे, दैट इज टाइमिंग एंड डिज़ाइन पैटर्न, जिसमें हमने देखा था कि हम कैसे कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइमिंग का यूज़ करके, जिसमें हम वेट एम एस और वेट अंटिल नेक्स्ट एम एस मल्टीपल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
सो ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है, जिसमें वेट एमएस और ये सब यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग में क्या होगा कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैनी एप्लीकेशन दैट यू क्रिएट मस्ट एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन फॉर स्पेसिफाइड टाइम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हाँ, इफ द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर दैट द सिस्टम एक्वायर टेम्परेचर डेटा फॉर 5 मिनट्स, यू कुड रिमेन इन द एक्विजिशन स्टेट अंटिल द 5 मिनट, मतलब आपको डेटा एक्विजिशन करनी है 5 मिनट के लिए लगातार, तो क्या करना होगा, सो यू कुड रिमेन इन द एक्विजिशन स्टेट अंटिल द 5 मिनट इज अप, मतलब जब तक 5 मिनट नहीं हो जाते तब तक आपको उस स्टेट में रहना होगा। सो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग आप यूज़ करेंगे कि जब तक 5 मिनट ना हो जाए, मतलब उसकी कंडीशन आपको लगानी होगी, ठीक है। वो कैसे लगा सकते हैं वो हम आगे देखेंगे नीचे। सर ये तो सेट मशीन के जैसा होगा ना, जब तक वो 5 मिनट होता है ना तब तक हमको उसे सेट में रहना है। हाँ, वो हम लगा सकते हैं अपने एंड से। यही कहना चाह रहे हो, एक बार रिपीट करोगे क्वेश्चन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर तो ये स्टेट मशीन टेक्निक जैसा हो गया ना, कि वो जब तक वो 5 मिनट या 2 मिनट होता नहीं तो हमको उसे स्टेट में रहनी है, और वो अगर होता है तो फिर उनको नेक्स्ट, अगर कोई कमांड कमांड नहीं, हाँ जैसे कोई हाँ, कंडीशन मिलती है तो। स्टेट मशीन जैसा ही हो गया, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टेट मशीन जैसा ही हो गया कि मैंने एक पर्टिकुलर 4 स्टेट थी मेरी, मैंने कहा कि 5 मिनट तक मुझे डेटा एक्विजिशन करना है, उसके बाद डिसाइड करना है यूज़र पे कि वो करना क्या चाह रहा है। सो मेरे को यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर कंट्रोल करना, मतलब टाइमिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी वाया सॉफ्टवेयर। वो मैं कैसे करूँगा कि एक बार उसको एक्विजिशन वाली स्टेट में लेकर आऊँगा एंड देन टाइमिंग को नोट करूँगा कि अभी कितना टाइम इलैप्स हो गया है, ठीक है। आपने लास्ट टाइम पे ये एग्जांपल देखा होगा इन LabVIEW बेसिक्स 1 कोर्स कि आपने एक सॉफ्टवेयर यू इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग टू मॉनिटर द टाइम एंड वी शुड एक्वायर द नेक्स्ट पीस ऑफ डेटा, ठीक है। जिसमें क्या कर रहे थे कि हम ये चेक कर रहे कि थे कि आधा सेकंड हो गया है कि नहीं, आधा सेकंड हो गया है तो एक्वायर करो। ये देखा था ना मैं लास्ट स्टेट मशीन में कि आधा सेकंड हो गया तो आगे वही पास था, करो। स्टेट मशीन में ही देखा था, उसे चेक हाँ करने लगा था पहले। हाँ। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइमिंग कंट्रोल कर रहे हैं वाया सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसको बोले हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग, ठीक है, कि ये चीज़ है। तो इसमें क्या बोला हो गया, इफ़ यू यूज़ अ वेट एमएस फंक्शन और वेट अंटिल नेक्स्ट एमएस मल्टीपल फंक्शन टू परफॉर्म सॉफ्टवेयर टाइमिंग, तो इसमें क्या बोला है, द वेट फंक्शन मस्ट फिनिश बिफोर द फंक्शन यू आर टाइमिंग कैन एग्जीक्यूट, कि जो वेट फंक्शन है वो पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, जिस टाइमिंग को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। होता है ना आपका एग्जीक्यूशन टाइम से, तो फिर वो जितना देर के लिए फिर वेट वो रहता है ना एग्जीक्यूशन टाइम, फिर वो उतना दोगुना लेता है, डबल लेता है, फिर आपको उतना देर नेक्स्ट में वेट करना पड़ता है अगर ज़्यादा हाँ रह गया तो, इसलिए हाँ, वेट पहले ही खत्म करनी होगी। एग्जैक्टली exactly, बट आप जो बता रहे हैं वो दूसरा फंक्शन बता रहे हैं जो कि है वेट अंटिल नेक्स्ट एमएस मल्टीपल, वो आप बता रहे हैं। उस टाइम मैंने ये बताया था कि वेट एमएस क्या करेगा, जितना आपका एग्जीक्यूशन टाइमिंग लग रहा है वो तो लग रहा है, और अगर वेट एमएस से ज़्यादा टाइम वो ले ले रहा है तो उतने में वो चल जाएगा लूप, ठीक है। ये था ना कि यहाँ दो फंक्शन की हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे, कि एक तो होता है कि पर्टिकुलर आपने वेट एमएस फंक्शन में टाइमिंग दे दिया 100 मिली सेकेंड, तो 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर वो काम हो गया तो दैट इज़ ओके। 90 मिली सेकेंड हो गया तभी वो लोग मतलब उस स्पेसिफिक कोड को या पार्ट को वहाँ रोक के रखेगा और 100 मिली सेकेंड हो जाने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। अगर ज़्यादा हो जाता है 110 हो जाता है तो क्या होगा, वो 110 बार 110 मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट करेगा। जबकि वेट अंटिल नेक्स्ट एमएस मल्टीपल में क्या होगा कि उस मिली सेकेंड का मल्टीपल पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई पीस ऑफ कोड हमारा जो है वो 120 मिली सेकेंड ले रहा है तो अब जो है हमने जो वेट अंटिल नेक्स्ट मल्टीपल में डाला हुआ है वो 100 मिली सेकेंड डाला हुआ था, तो अब वो 100 की जगह 200 मिली सेकेंड बाद होगा उसके मल्टीपल में। ये दो डिफरेंस बताए थे ना मैंने इन दोनों में, ठीक है। लेकिन जहाँ सॉफ्टवेयर टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स हम ये लगाएंगे वेट एमएस फंक्शन, लेकिन ये पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए
लिखा हुआ था वेट फंक्शन मस्ट फिनिश बिफोर द फंक्शन यू आर टाइमिंग कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। दीज फंक्शन आर नॉट द प्रेफर्ड मेथड फॉर परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको स्पेशली इतना ही टाइम देना है, ये 1 सेकंड बाद ये काम, 1 सेकंड के बाद एक एक सैंपल लेना है हर 1 सेकंड के बाद, तो उस टाइम पर आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग का यूज़ करेंगे। सर तो अगर हम लोग देते हैं ना वेट फंक्शन का जो यूज करते हैं कि इतना सेकंड दे दिए, तो हाँ जस्ट लाइक एक तुक्का होता है ना, क्योंकि हमको तो टाइमिंग का एग्जीक्यूशन टाइमिंग तो पता रहती नहीं है, तो टाइमिंग कितना एग्जीक्यूट कितना समय में एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वेट फंक्शन हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं कि इतने मिली सेकंड में होनी चाहिए, तो हाँ फिर देखो, ये तो नॉट। दो चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं कि एक तो ये हो गया कि मेरे को एक कोई स्पेसिफिक टास्क करना है इतने सेकंड्स के बाद, जैसे 5 सेकंड के बाद स्पेसिफिक हूँ मैं कि मुझे 5 सेकंड बाद ही करना है, इसको बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर टाइमिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ है एग्जीक्यूट टाइमिंग, ठीक है, जिसमें हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम अपने उस टास्क को या उस लूप को इतनी जल्दी जल्दी एडिट ना करें कि हमारा जो प्रोसेसर है वो उस टास्क को करने में बिजी हो जाए, या वो हो जाए कि फ्री ना हो पाए वो प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसर बैकग्राउंड में जो टास्क चल रहे हैं उसको करने में। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो, एक में हमने बस टाइमिंग बताई, आपको अगर टाइमिंग देनी है 5 सेकंड की, तो हम ये नहीं कर सकते कि वेट एम एस नेक्स्ट मल्टीपल को 5 सेकंड के लिए डाल दो, कि हो सकता है कि ये क्या करेगा, वेट अंटिल नेक्स्ट एम एस मल्टी जो फंक्शन है वेट एम एस या वेट अंटिल नेक्स्ट मल्टीपल, अगर आपने ये लगा दिया, ठीक है, तो वो जो होगा ना टास्क, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वाइल लूप में ये लगा दिया है ना इसने, 5 यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज करें 100 मिली सेकेंड डाल दिया है, ठीक है। एक स्टेट ऐसा है जिसमें मुझे 5 सेकंड वेट करना है, एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे मुझे सिर्फ 1 सेकंड ही वेट करना है, तो लेकिन ये तो सबके लिए लगा देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके, मतलब जैसे मुझे मिनिमम मेरी टाइमिंग किसी स्टेट को एग्जीक्यूट करने की 100 मिली सेकेंड की, 4 स्टेट है मेरे पास, एक 100 मिली सेकेंड में हो रहा है, एक 200 में, 300 में, एक 400 में। सो मैं क्या करूँगा, इस वेट एम एस फंक्शन को 100 मिली सेकेंड के लिए सेट कर दूंगा, ठीक है। इससे मैं ये भी इंश्योर हो जाऊँगा कि जो मेरा प्रोसेसर है वो फ्री रहे, दूसरा मैं अपने जो टाइमिंग है उसको भी अचीव कर पाऊँ, ठीक है। जैसे मैंने चार आपको बताया, 100, 200, 300, 400, एक स्टेट में 100 मिली सेकेंड का गैप है कि मैं 100 मिली सेकेंड बाद ये कोई टास्क करूँगा, दूसरे में 200 मिली सेकेंड है, तो उसको भी मैं अचीव कर सकता हूँ, इसके थ्रू नहीं, वेट एम एस के थ्रू नहीं, अपनी कुछ लॉजिक लगा के, ठीक है, टाइम नोट करके कि अब 2 सेकेंड हो 200 मिली सेकेंड हो गए हैं, 300 मिली सेकेंड हो गए, ऐसे। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर टाइमिंग यूजिंग द गेट डेट टाइमिंग सेकंड्स फंक्शन, ठीक है। ये जो है चीज़ें हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या देखो, एक्वायर कर रहे हैं, तो एक्वायर करने की वो पता करने के लिए कि क्या कहते हैं उसको, 1 सेकंड, हाँ, कि जैसे हमने वेट टाइम यहाँ दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, लास्ट टाइम जो यहाँ पे टाइम था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे किया, और जब ये एक्विजिशन स्टार्ट हुई उसमें से माइनस करके देखा, और ये चेक किया कि इतना टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर देखो, ये एक्वायर मुझे करना था सपोज 5 सेकंड के लिए, कि एक्वायर एक्वायर करते रहो, डेटा एक्विजिशन करते रहो, जब पाँच एक सेकंड बार उस पीडीएफ को थोड़ा बड़ा करिए ना। अच्छा बड़ा कर दूँ, 1 सेकंड, ठीक है सर। अभी ठीक है। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे एक्वायर वाली स्टेट है, ठीक है, तो एक्वायर वाली स्टेट में कुछ एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्विजिशन ना 5 मिनट तक चलनी है, और 5 मिनट के बाद हम एनालिसिस करेंगे उसका, देन हम एनालाइजर वाली स्टेट में जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ पे गेट डेट टाइम इन सेकंड्स, ये एक फंक्शन है, एक नोड है जो आपको टाइमिंग वाली वे में मिल जाएगा, ठीक है। ये टाइमिंग देता है कि अभी करंट में कितना टाइम है सिस्टम का, ठीक है। अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक रेस हो रही है, ठीक है, रेस हो रही है, और कोई बंदा एक सर्कल को रन करके आ गया, मतलब एक पोजीशन है, एक स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट बार
रन करना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके फिनिश हो गया, यहाँ पे रेस खत्म है। सो अब पता कैसे कर चलेगा कि ये कितने टाइम में हुआ है, कैसे पता कर सकते हैं? म्यूट हो म्यूट। स्टार्ट टाइम दे करके और एंड टाइम दे करके। हाँ, कि स्टार्ट टाइम कब क्या था, एंड टाइम क्या था, माइनस कर देंगे, जस्ट सिंपल। ऐसे ही इसमें भी हम ये करेंगे कि जैसे मुझे पता करना है एक्विजिशन 5 मिनट हो गए हैं कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में मैंने एक टाइम दे दिया कि स्टार्टिंग में ये टाइम था सिस्टम का, और हर बार उस टाइम के साथ कंपेयर कराता रहूँगा कि 5 सेकंड 5 मिनट हो गए कि नहीं, यहाँ पे हर बार चेक करता रहेगा। अगर वो इससे बड़ा हो गया है, ठीक है, सो क्या होगा, एक तो यहाँ एनालाइजर में चला जाएगा, और दूसरा क्या होगा, अगर फॉल्स ही है तो जो प्रीवियस टाइम है वही जाता रहेगा, मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम था, ठीक है। और जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे, मतलब ट्रू हो जाएगा, अभी जो टाइमिंग है वो यहाँ से चली जाएगी शिफ्ट रजिस्टर में, और वो अपडेट हो जाएगी, और ये एनालाइजर में चला जाएगा, और वहाँ पे जाके डेटा को एनालिसिस कर लेगा। ठीक है, ये समझ में आया? सर ये तो समझ में आया कि 5 मिनट में हो जाएगा, अगर उससे फिर ज़्यादा होता तो ये कैसे प्रीवियस में जाएगा, ये हमको बता देते एक बार। दोबारा, आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही है। अब मैं ये बोल रहा था कि ये जो 5 मिनट हो जाएगा तो डाटा तो एनालाइजर में चला जाएगा वो एक्वायर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, लेकिन हाँ, 5 मिनट फिर ज़्यादा हो जाएगा जब ये मैच कराते रहेगा अपना, टेस्ट करते रहेगा, तो उसके बाद से फिर क्या होगा, फिर शिफ्ट रजिस्टर फिर वापस प्रीवियस में चला जाएगा। नहीं, शिफ्ट रजिस्टर में क्या होगा, देखो, जैसे ये ट्रू हुआ, ट्रू होते ही अब ये वाली टाइमिंग चली जाएगी शिफ्ट रजिस्टर में, और उस समय ये चीज़ें नहीं होंगी, उस समय एनालाइजर में रहेगा वो। अच्छा, ये भूल जाओ, ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग चली गई, लेकिन इस टाइमिंग जो चली गई है शिफ्ट रजिस्टर में, उसका यूज़ नहीं होगा अब, क्योंकि अब क्यों एनालाइजर में चला गया है। बट लास्ट टाइम जो टाइमिंग थी उसको होल्ड करके रखने के लिए इसमें शिफ्ट रजिस्टर में डाल दिया कि वही टाइमिंग लास्ट टाइम क्या था उसको घुमाने के लिए। ठीक है, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ थी। टाइमिंग की कुछ फंक्शंस हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर लेना। और ये ऐसा फंक्शन है जो हमें क्या देता है, डेट एंड टाइम देता है, ठीक है, इन सेकंड्स में। ठीक है, और भी फंक्शन है जो एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको टिक काउंट देते हैं, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन टाइमिंग देते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कम्युनिकेटिंग अमंग मल्टीपल लूप फॉर इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग टाइमिंग, एफजीबी, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है लेसन 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग अलाउ द प्रोसेसर टाइम टू कंप्लीट अदर टास्क। बताओ, सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग है, वो प्रोसेसर के अलाउ द प्रोसेसर टाइम टू कंप्लीट अदर टास्क, मतलब उसको टाइम देते हैं क्या कुछ और टाइम टास्क करने के लिए। हमने दो टाइमिंग जी पढ़ी थी, एग्जीक्यूशन टाइमिंग एंड सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग। एग्जीक्यूशन टाइमिंग में हम वेट एम एस का यूज़ करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग में नहीं करते। तो कौन सा ऐसा होगा जो प्रोसेसर को टाइम देगा कुछ अलग टास्क करने के लिए? फिर एग्जीक्यूशन टाइम देगा, तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा। सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमिंग देता है या एग्जीक्यूशन टाइमिंग देता है? एग्जीक्यूशन टाइम देता है, तो फिर तो ये इसका फॉल्स, ये आंसर क्या बात होगा? फॉल्स, फॉल्स हो जानी चाहिए। यस, देन एग्जीक्यूशन टाइमिंग इज अ मेथड फॉर अलाउइंग द प्रोसेसर टाइम टू कंप्लीट अदर टास्क। यस, यस, यस। ये ट्रू होगा। ठीक है, यू कैन यूज अ वायर टू पास डेटा बिटवीन पैरेलल लूप्स। कर नहीं, सकते हैं क्या? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ओके, सो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, और ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी बीच में पॉज करके करने के लिए, वो आई होप कि आपने कर ली होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही।